आज का कक्षा मैं हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ। ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है समास। इस समास के बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा आज के क्लास में। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और समास क्या होता है, कितने भागों में बांटा जाता है, समास से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आज टोटल के टोटल कन्फर्म क्लियर कर दूंगा। ठीक है। किसी प्रकार का डाउट आपके मन में आज नहीं रहेगा समास से संबंधित। इस समास का प्रत्येक भेद को बताकर मैं अंत में आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक, छोटा सा, जो जिंदगी में आप समास को कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, और अंत वाला वो जो ट्रिक है उसको देखना ना भूलें। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर समास होता क्या है, समास किसे कहते हैं। तो देखिए, बड़े ही रोचक ढंग से, बड़ा ही सुंदर तरीका से, सरल भाषा में मैं आपको समास को आज समझा देने वाला हूं। तो समास का एक परिभाषा देखिए, किसी बड़े शब्द के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त। बड़ा से बड़ा शब्द को एक छोटे भाषा में लिख देना समास कहलाता है। यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया है प्रत्येक दिन। क्या है? प्रत्येक दिन। ये थोड़ा बड़ा शब्द लग रहा है, और इसका एक संक्षिप्त रूप हमने लिख दिया प्रतिदिन। क्या लिख दिया? प्रतिदिन। तो प्रत्येक दिन का संक्षिप्त रूप हो गया प्रतिदिन। ठीक वैसा ही है समय के अनुसार। क्या है, देख रहे हैं यहाँ, समय के अनुसार। बड़ा लग रहा है ना। और इसका संक्षिप्त रूप हम लिख दिए यथा समय। दोनों का अर्थ एक ही हुआ। यथा समय का अर्थ हुआ वही समय के अनुसार, और समय के अनुसार भी वही हुआ आज यथा समय। लेकिन ये जो है यथा समय और प्रतिदिन, ये संक्षिप्त रूप है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे समास। या एक दूसरी तरह से भी इसको एक परिभाषा हम दे सकते हैं। यहाँ देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो शब्द या दो से अधिक शब्द के मेल से एक नया शब्द का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं समास। ठीक है। और देखिए, शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, यदि यहीं पर वर्णों के मेल से आ जाएगा तो संधि हो जाएगा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना नया शब्द क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। लेकिन जब शब्द आ जाए तो समास बन जाता है। ठीक है। अब दो या दो से अधिक शब्द, आइए फिर इसको भी समझते हैं। एक शब्द मैंने यहां लिखा है, 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह, ये दो से अधिक शब्द से मिलकर बना है। और इस संक्षिप्त रूप इसका जब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 रत्न। उतना लंबा शब्द बोलने का हमें आवश्यकता नहीं हुआ, मात्र 9 रत्न से ही काम चल गया। फिर देखिए, हम लिखिए लंबा है उदर। लंबा है जिनका उदर, एक शब्द में इसको कह दीजिए लंबोदर। क्या कह दिए? लंबोदर। तो शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं, या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कोई शक, कोई दिक्कत, कोई सस्पिशन हो, आप बताइएगा। ठीक है। कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। अपना समस्या हो या मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे सपोर्ट के लिए ही कमेंट कीजिए, या आप अपनी समस्या को समाधान कराने के लिए कमेंट कीजिए। लेकिन आपको कमेंट करना होगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। आइए अब देखें समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद हैं। यहाँ कितना बताया गया है? समास के 6 भेद होते हैं। प्रथम पर चर्चा करेंगे। प्रथम भेद होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ ही हुआ विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। आइए परिभाषा हम जाने। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो,
तथा दोनों शब्दों के बीच में संयोजक शब्द का लोप हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ दो पद है, सुख दुख, दोनों पद इसमें प्रधान है। या दूसरे शब्द में इसको हम परिभाषित करना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कि दोनों दो पद, जो एक पद दूसरे पद का उल्टा हो, विलोम हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व। सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख, दो पद है। यदि इसको विस्तृत रूप में लिखिएगा तो ही ना होगा, सुख और दुख। ठीक है, सुख दुख, सुख और दुख। आगे देखिए, भाई बहन, यदि विलोम के रूप में आइएगा तो भाई का उल्टा बहन और बहन का उल्टा भाई, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत है, तो भाई और बहन। लोटा डोरी, लोटा और डोरी, ये दोनों पद एक दूसरे क्या है? विपरीत है, और दोनों क्या है? प्रधान है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? कौन समास? बताइए। अभी मैंने बताया है कि ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर हो गया? द्वंद्व, इस प्रकार का जो भी शब्द आवे जिसका दोनों पद प्रधान हो, उसे आप क्या कहिएगा? द्वंद्व समास। और बेहतर तरीका से याद करना हो तो बस अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जो पद, माने दो पद एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हो, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं द्विगु समास पर। द्विगु समास का परिभाषा देख लीजिए कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। इसे पहचानने में तनिक भी विलंब नहीं होगा, आप देखिएगा और समझ जाइएगा कि ओहो ये द्विगु है। द्विगु क्यों? क्योंकि पहला पद ही संख्यावाचक है। त्रिलोक, त्रि का अर्थ होता है तीन। दुसुत्ति, दु का अर्थ होता है दो। सप्तद्वीप, सप्त का अर्थ होता है सात। समझ रहे हैं? दशानन, पहले शब्द आ गया 10, तो लेकिन दशानन वो किसी और का चर्चा किया जा रहा है दशानंद में, अर्थात वो उपमा दिया जा रहा है। दशानंद क्या है? ये उपमा शब्द है। दशानंद द्विगु नहीं होगा बल्कि वो बहुब्रीहि होगा। उसमें संख्यावाचक है लेकिन किसी और का उपमा दिया जा रहा है, इसलिए द्विगु नहीं होगा। क्या होगा? वो बहुब्रीहि। उसको समझाएंगे हम फिर। तो जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, उसे हम द्विगु कहते। त्रिलोक, त्रिलोक का अर्थ क्या हुआ? तीनों लोकों का समाहार। दुसुत्ति, दो सूतों का मेल। सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह। ये सब कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तीसरा समास हमारा है अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समासिक पद अवयव हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बस इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि पहला पद प्रधान हो। यथा शक्ति, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, मरण तक। व्यर्थ, बिना अर्थ का। ठीक है, तो जिसका पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े। चौथा हमारा है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय। यहाँ थोड़ा एक सस्पेक्ट बच्चों के मन में आ जाता है, तो इस सस्पेक्ट को, सस्पिशन को, संदेह को मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि अधिकांश ऐसे शब्द आते हैं जो कर्मधारय या बहुब्रीहि, कर्मधारय या बहु, इसी में बहुत सस्पिशन होता है। यहाँ देखिए, कर्मधारय समास कह रहा है कि जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद क्या है? विशेषण है, पीला, अर्थात अंबर का अर्थ होता क्या होता है? अंबर का अर्थ होता है वस्त्र होता है, अर्थात पीला है वस्त्र,
पीला है जो अंबर, वो है पीतांबर, है ना। तो अंबर कैसा है, तो पीला है। ये विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्या है, विशेषण। और किसकी विशेषता को बता रहा है, तो अंबर का। तो ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, ये है पीतांबर। महादेव, महादेव दिख रहे हैं यहाँ, देव जो महान है, देव जो महान है। ये देव कैसे हैं, तो महान है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, महान, और दूसरा पद देव। ये विशेषण हुआ और ये विशेष्य हुआ। चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख ही है चंद्र, मुख ही है चंद्र। ये चंद्र पहला पद है। चंद्र कैसा, मुख कैसा है, तो चंद्र के समान है। तो विशेषता बता रहा है कि नहीं, किसका, तो मुख का विशेषता बता रहा है कि किसके समान है, चंद्र के समान है, इसलिए कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है। तो अब कह रहे थे हम कि आप कुछ सस्पेक्ट को, संदेह को दूर करेंगे। तो अधिकांश कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो ये समझ में नहीं आता है कि बहुब्रीहि है या कर्मधारय है। ठीक है, बहुब्रीहि है या कर्मधारय है। ठीक है। अब यहाँ शब्द एक आया है पीतांबर। क्या है, पीतांबर। यदि आपके ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों आवे तो बस इतना याद रखिएगा कि पीतांबर को बहुब्रीहि मारिएगा, एक कर्मधारय नहीं होगा। यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि न हो और कर्मधारय हो तो निश्चित रूप से आप इसको कर्मधारय मारिएगा। ऐसा क्यों, तो बहुब्रीहि समास में उपमा दी जाती है दूसरों को। अब देखिए यहाँ तोड़िए इसको, पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, ये उपमा दिया जा रहा है किसको, विष्णु को, कि विष्णु का वस्त्र कैसा होता है, पीला। पीतांबर, पीता है, पीत है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात वो विष्णु। यहाँ उपमा दिया गया किसका, तो विष्णु का, तो वहाँ निश्चित रूप से हो जाएगा बहुब्रीहि। महादेव, महादेव ऑप्शन में दिया हुआ है कि, और पूछ रहा है कि बताइए कि महादेव कौन सा समास है। तो उस परिस्थिति में यदि कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों है तो आप बहुब्रीहि को मारिएगा। बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो अब कर्मधारय को मारिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए महादेव ये भी उपमा शब्द है। महान है जो देव, या वह देव जो महान है, या कह सकते हैं देवों में जो महान है, अर्थात वो कौन है, महादेव। शिव जी को कहा गया है, अर्थात यहाँ शिव जी की तुलना हो रही है, उपमा हो रही है। क्लियर हो रहा है ना। तो इसलिए बहुब्रीहि। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है मुख जिसका, उपमा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ भी मारिएगा कौन, बहुब्रीहि। लेकिन कर्मधारय मारिएगा कब, जब ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं हो तब। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर बहुब्रीहि समास आ गया। वहाँ जिस समास के दोनों पद के बीच में से किसी तीसरे पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अभी बताया मैंने कि शब्द कह रहा है कुछ, लेकिन इशारा किसी और की ओर है। सामने है आप, बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये व्यंग किसी और पर जा रहा है। चूंकि यहाँ तो व्यंग नहीं है, यहाँ उपमा है, बस समझाने के लिए बता दिया। महात्मा, यहाँ शब्द है महात्मा, तो महान है जो आत्मा, अर्थ जिसकी, महान है जिसकी आत्मा, अर्थात किसकी तुलना की जा रही है, तुलना कर रहे हैं, किसका उपमा किया जा रहा है, महात्मा गांधी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन समास, बहुब्रीहि। यदि बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं हो तो कर्मधारय। ठीक है। दशानन, 10 है सिर जिसके, किसके सिर है 10, देखिए यहाँ रावण। कह दिए तो दशानन, लेकिन कहते ही बोध हो जाता है कि वो किसका तुलना है, कि किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, रावण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत।
आइए फिर दिया है गजानन। क्या दिया है? गजानन। गज है सिर जिसके, गज का अर्थ क्या होता है? हाथी। अर्थात जिसका सिर कौन सी का हो? हाथी का हो। वो कौन हो सकते हैं? वो गणेश हैं। उपमा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जितने भी उपमा वाले शब्द हैं ये सारे हो जाएंगे कौन सी? बहुव्रीहि समास। क्लियर हुआ? कन्फर्म? आगे बढ़ते हैं। एक शब्द छोड़ दिए, श्वेतांबर। श्वेत है अंबर जिसका, ये जा रहा है कहाँ? सरस्वती के पास। ये भी क्या हो जाएगा? तो बहुव्रीहि हो जाएगा। छठा हमारा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ देखिए, मुंह मांगा, मुंह और मांगा, यहाँ दो पद आया है तो प्रधान कौन हो जाएगा? मुंह मांगा। जन्मांध, जन्म से अंधा। सेनापति, सेना का पति। इसमें तीनों शब्द प्रधान है, दूसरा प्रधान है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बहुव्रीहि तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ भी देखिए दो और उदाहरण है। राज दरबार, किसका दरबार? राजा का दरबार। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास। अब यहाँ तत्पुरुष वहीं पर खत्म नहीं होता है, तत्पुरुष को भी अब 6 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, एक और है संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 भाग हैं किसका? तत्पुरुष समास का। एक एक पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कर्म तत्पुरुष, स्वर्ग प्राप्त। मैंने वीडियो स्टार्ट के पहले ही आपको बताया था, जो शुरू किए थे वीडियो उसी में बताया था कि अंत में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप हमेशा हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगा। और देखिए वो ट्रिक यहाँ है, और ट्रिक के माध्यम से ये 6 तत्पुरुष को समझा देंगे हम। अब ये देखिए, ये ट्रिक कोई नया नहीं है, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसी के माध्यम से हम लोग याद कर लेते हैं। कर्म को, कर्म तत्पुरुष में को आता है। करण तत्पुरुष, करण में से। संप्रदान के लिए, आपादान से। अब यहाँ 2 शब्द से, अधिक बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, से और से। करण में भी से और आपादान में भी से। तो कैसे? तो ये करण वाला जो से है वो मिलाता है, ये मिलाने का काम करता है, और ये आपादान वाला से है वो अलग कर देता है। दोनों में यही अंतर है, ये मिलाता है और ये अलग कर देता है। अलगाव, यहाँ मैंने लिख दिया है कि अलगाव, ये अलगाव कराता है। संबंध काके की, और अधिकरण में पर। ठीक है, अब आइए, अब क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। मैंने बताया कि कर्म को, यहाँ उदाहरण के लिए हम बताएं स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, इसको तोड़िए, स्वर्ग प्राप्त को आप तोड़िए, तोड़ने के बाद आपको मिला स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त करना ही स्वर्ग प्राप्त ना है। तो यहाँ देखिए को आ गया, तो को आते हैं जिन ही शब्द आवे आप उसको तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद क्या रहा है उसके अनुसार आप तत्पुरुष जो है क्या कहते हैं ऑप्शन पर चिन्ह लगाइएगा, ये आपसे भूलने वाला कहाँ है। फिर देखिए यहाँ करण तत्पुरुष में नीति युक्त, तोड़िए इसको, नीति से युक्त। तो ये क्या हो जाएगा? से, करण से था, बताया था ना, करण से था, तो करण तत्पुरुष। आगे बढ़िए, रसोई घर, इसको भी तोड़िए, तोड़िएगा तो रसोई के लिए घर। घर किसके लिए होता है? रसोई के लिए, खाना बनाने के लिए। तो यहाँ आ गया के लिए।
तो संप्रदान के लिए बताए थे ना हम कि संप्रदान के लिए, तो इसीलिए संप्रदान तत्पुरुष। बढ़े आगे, आगे है आपादान। यहाँ देखिए जन्मांध, जन्म से अंधा, से आ गया एक से, जन्म से अंधा। तो अलगाव वाला है कि मिलाने वाला है? ये अलगाव वाला है। जन्म से अंधा। एक और बताए थे ना, ठीक है, जन्म से अंधा। तो अलगाव कर रहा है कि मिला रहा है? अलगाव कर रहा है। एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं, ऋण मुक्त शब्द आता है, ऋण मुक्त। जब ही आप इसको तोड़िएगा तो ये शब्द बनेगा ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त, बीच में क्या आएगा? से आएगा। तो ऋण से मुक्ति, ये मिला रहा है कि छुटकारा दिला रहा है? छुटकारा दिला रहा है। ठीक वैसा ही एक शब्द आता है, क्या मैं बता दूं? धर्म भ्रष्ट। क्या? धर्म भ्रष्ट। और धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ये क्या हो जाएगा? मिलाना हुआ कि बिछड़ना हुआ? तो धर्म से जो भ्रष्ट हो जाए, जो धर्म को नहीं माने, अधर्मी हो जाए, तो धर्म छोड़ ही ना दिया, छोड़ दिया तो छोड़ा तो क्या हो जाएगा? आपादान तत्पुरुष हो जाएगा वो। कोई दिक्कत किसी को? जैसे मैंने बताया था नीति युक्त, शुरू में बताया था ना, किसमें? करण से वाला में, करण वाला में। तो क्या बताया? नीति से युक्त, नीति से युक्त अर्थात तो मिला रहा है। बता दिया तुलसी कृत, तुलसी से कृत, ऐसा काम जो तुलसी के द्वारा किया गया हो, तुलसी कृत हुआ, तो वो मिला रहा है तो करण हो जाएगा। ये बिछड़ा रहा है तो क्या हो जाएगा? आपादान हो जाएगा। अब संबंध वाला समझिए, संबंध के लिए मैंने क्या बताया था? संबंध के लिए बताया का के की, का के की, इस प्रकार का आता है। संबंध तत्पुरुष विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, विद्या का अभ्यास शब्द आया इसमें का, ठीक है। तो का शब्द आते हैं, क्या कीजिएगा आप? संबंध तत्पुरुष लगाइएगा। एक और मैं बता दूं, पराधीन ले लीजिए, समझ लीजिए, पराधीन, पराधीन, पर के अधीन, पर माने दूसरा, अधीन मतलब उसके बस में हो, आप दूसरे के बस में है तो पराधीन हुआ। तो वहाँ क्या आ गया? दूसरे के वश में, के शब्द आ गया। क्या हो जाएगा? ये संबंध तत्पुरुष हो गया, ठीक है। एक और ले लीजिए, राज दरबार, राजा का दरबार, का आ गया, ये भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अंत में है अधिकरण तत्पुरुष। कौन? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण के लिए हमने क्या बताया था? में या पर बताया था ना। जैसे हरफन मौला, हरफन में मौला, जो सारे कला में निपुण हो, कोई भी कमी उसमें न हो, वही ना हरफन मौला हुआ। तो आप लगा दीजिएगा इसको करण तत्पुरुष। आप 6 तत्पुरुष को याद रखिएगा। कौन कौन? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है। इतना याद रहेगा। और इसके लिए ट्रिक जान जाइए, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। आपको इतना कंप्लीट होते ही मुझे लगता है कि आपका समास कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा समास में नहीं आता है। और ये निश्चित है कि मैट्रिक की परीक्षा में आपका 5 नंबर निश्चित रूप से समास से संबंधित रहता है। और ये 5 नंबर आपका ही कंप्लीट हुआ है आज, यदि वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे तब, ठीक है। फिर अगले वीडियो में एक और भी आई है कि संधि और समास। लगभग प्रत्येक साल ये प्रश्न आ ही जाता है, संधि और समास में अंतर। तो अगले क्लास में मैं संधि और समास में आपको अंतर बताऊंगा। तब तक
एक बार दो बार निश्चित रूप से रिपीट कर लीजिए ताकि समास आपका कंप्लीट हो जाए और हिंदी का 5 नंबर आपका कंप्लीट। ठीक है, चलिए गुड बाय।